हेलो बच्चों, कैसी चल रही पढ़ाई? एकदम खतरनाक ही चलना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी को एक एक करके हल करेंगे। और अगर आप इस चैप्टर की और प्रश्नावली की वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके देख लेना प्रश्नावली 1.1। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि परिचय वाला वीडियो, जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है, वो आप जरूर देखें हर एक चैप्टर का, क्योंकि जब हमें परिचय इंट्रोडक्शन समझ आ जाता है, उसका बेसिक समझ आ जाता है चैप्टर का, तो हम खुद से भी प्रश्नावली को हल कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्नावली को हम हल करते हैं। पहला सवाल है, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो 4 दिनों में हर दिन अलग अलग टिकट बेचे गए। टोटल टिकटों की संख्या में ज्ञात करनी है कि 4 दिनों में कितने टिकट बेचे गए। सबसे पहले हम देखेंगे पहले दिन बेचे गए टिकटों की संख्या लिखेंगे। पहले दिन बेचे गए टिकटों की संख्या कितनी है? पहले दिन बेचे गए टिकटों की संख्या 1094। ठीक है, इसी तरीके से हम लिखेंगे दूसरे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या। ठीक है, आप लिख लेना कितनी दी गई है, 1812। ठीक है, इसी तरीके से हम लिखेंगे तीसरे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या। ठीक है, आप पूरा लिख लेना कितनी है, 2050। ठीक है, इसी तरीके से चौथे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या, चौथे दिन या अंतिम दिन बेचे गए टिकटों की संख्या कितनी है, कितनी दी गई है, 2751। ठीक है, ये तो हो गई चारों दिन बेचे गए टिकटों की संख्या। अब तो ये बोल रहा है कि चारों दिनों में कुल कितने टिकट बेचे गए। तो जब भी हम कुल निकालते हैं, टोटल निकालते हैं किसी भी चीज़ का, तो हम क्या करते हैं, सभी को आपस में जोड़ देते हैं। तो हमें चारों दिन की टिकटों की संख्या पता चल जाएगी अगर हम इनको आपस में जोड़ देते हैं। तो जोड़ो, 4 और 2 6, 6 और 1 7। ठीक है, 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20 की 0 हासिल, यहाँ पर 2 चढ़ेगी। 8 और 2 10, 10 और 7 17 की 7 हासिल आई 1। ठीक है, 1 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7। तो यहाँ पर निकल आई क्या, टोटल 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की संख्या कितनी है, 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या है 7707। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगली क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है इस प्रश्नावली का कि शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरा करना चाहता है, तो उसे कितने और रनों की आवश्यकता पड़ेगी। देखो, इस सवाल को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि टेस्ट मैचों में अब तक उसने कितने रन पूरे कर लिए। तो शेखर द्वारा टेस्ट मैचों में बनाए गए रन कितने हैं, 6980। ठीक है, 6980 हैं। और उसको पूरे कितने करने हैं, कहाँ तक पहुँचना है, 10,000 रन तक पहुँचना है। शेखर का लक्ष्य क्या है, शेखर का लक्ष्य मतलब कि टारगेट, कितने रन पहुँचना है, कितना है, 10,000 रन बनाना है। ठीक है, तो हमको ये बताना है कि उसने इतने तो बना लिए, अब 10,000 तक पहुँचने में उसे कितने रनों की और आवश्यकता है। तो हम क्या करेंगे, इस 10,000 में से इसको घटा देंगे, तो जितना बचेगा मतलब कि उतने रन और बनाने होंगे 10,000 रन तक पहुंचने के लिए। किसको, शेखर को। आई बात समझ। तो अब आगे क्या लिखेंगे हम, रनों की आवश्यकता है, कितने रनों की आवश्यकता है। तो लिख लो कितने रनों की आवश्यकता है। ये कैसे पता करेंगे, हम 10,000 में से इतने घटा देंगे, मतलब जितने बचेंगे उतने ही रन 10,000 रन बनाने में चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 10,000 में से माइनस करेंगे 6980। ठीक है, माइनस करो, 0 में 0 है तो 0, यहाँ पर 0 में से 8 जाएगा नहीं तो 1 उधार लेंगे, कितना, 10 में से 8 गए तो कितने बचे, 2। ठीक है, अब यहाँ पर कितने बचे, 9, 9 में से 9 गए तो 0। अब 10 में से 1 उधर गया तो 9 बचे, 9 में 6 गए तो कितने, 30, है ना। ये हो जाएगा इसका क्वेश्चन का आंसर। मतलब कि शेखर ने अभी तक टेस्ट मैचों में 6980 रन बनाए थे, उसको 10,000 रन पूरा करना है। 10,000 रन तभी पूरे होंगे जब वो 3020 रन और बना लेगा। ठीक है, तो इतने रन और बना लेगा तब उसके कितने, 10,000 रन पूरे हो जाएंगे। तो यही हमें बताना था। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बच्चों, अपना क्वेश्चन नंबर 3 है,
एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, ठीक है, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? देखो सफल प्रत्याशी ने कितने मत प्राप्त किए ये लिख लो पहले तो। सफल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मत कितने? सफल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मत 5,77,500। तो सफल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मत कितने हैं? 5,77,500, ठीक है। और असफल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मत मतलब उसका जो प्रतिद्वंदी था, प्रतिद्वंदी मतलब उसके जो अगेंस्ट था, प्रतिद्वंदी द्वारा प्राप्त किए मत कितने? प्रतिद्वंदी द्वारा प्राप्त किए मत 3,48,700, ठीक है। ये दो चीज़ हमें दी गई हैं, ठीक है। सफल प्रत्याशी द्वारा मतलब जो जीता उसने कितने वोट प्राप्त किए? 5,77,500। और जो हारा मतलब जो उसके प्रतिद्वंदी था, अगेंस्ट था, उसने कितने मत प्राप्त किए? 3,48,700। हमें ये बताना है कि ये जो जीता वाला प्रत्याशी था उसने कितने मतों से जीत हासिल की। तो जब हम 5,77,500 में से इस हारे वाले मत हटा देंगे तो जितने भी मत बचेंगे वो मत इस जीते हुए प्रत्याशी के जीत वाले मत होंगे, मतलब जीत वाले वोट होंगे। तो देखो 5,77,500 में से हमको 3,48,700 को घटा दो, 3,48,700 को घटा दो, तो जो भी बचेगा वो इसके जीते हुए मत होंगे, मतलब जीते हुए वोट होंगे। चलो घटाओ, 0 0 0 0, 15 में 7 गए तो कितने बचे? 8, ठीक है। अब इधर कितना बचा? 6 बचे। 16 में से 8 गए तो 8, एक इधर से ले लिए, 16 में से 8 गए तो 8, इधर कितने बचे? एक इधर दे दिया था तो 6, 6 में 4 गए तो 2, और यहाँ पर कितने बचे? 5 में से 3 गए तो 2, ठीक है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि सफल प्रत्याशी ने 2,28,800 मतों से जीत हासिल करी थी, या 2,28,800 वोटों से जीता था कौन? सफल प्रत्याशी इस चुनाव को, ठीक है। तो जब भी हमें अंतर निकालना हो या कितने से जीता इस टाइप का निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। आई बात समझ? ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया ना? देखो उसने 5,77,500 वोट प्राप्त किए थे ना, और उसके जो प्रतिद्वंदी था मतलब जो उसके अगेंस्ट में चुनाव में खड़ा था, विपक्ष में खड़ा था, है ना, विरोध में खड़ा था, उसने 3,48,700 किए थे। तो ये तो विरोध वाले के हैं, ये जीत वाले के हैं। अगर हमने इनमें से ये घटा दिए तो जो जीते हुए मत हैं, जो मतलब इसको ज़्यादा मिले थे, वो हमें मिल गए। कितने मिले थे? 2,28,800 मत मिले थे। आई बात समझ? तो इस तरीके के सवाल आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। कब? प्रथम सप्ताह में। और इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,768 मूल्य की पुस्तकें बेची गईं। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई। तो चलो इस सवाल को अब हम करते हैं, ध्यान से समझना। तो जून के प्रथम सप्ताह में बेची गई पुस्तकें, प्रथम सप्ताह में बेची गई पुस्तकें, प्रथम सप्ताह में बेची गई पुस्तकें कितनी है? कितने की बेची गई? 2,85,891, 2,85,891। कौन से सप्ताह में? पहले सप्ताह में, ठीक है। और दूसरे सप्ताह में बेची गई पुस्तकें कितने की बेची गई? दूसरे सप्ताह में 4,768, है ना। ये पहले सप्ताह में बेची गई, ये दूसरे सप्ताह में बेची गई। अब वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई। तो हम क्या करेंगे? दोनों सप्ताह के लिए हम इन दोनों को जोड़ देंगे। तो दोनों सप्ताह में हुई बिक्री, दोनों सप्ताह में कुल बिक्री, है ना, दोनों सप्ताह में कुल बिक्री कितनी है? इन दोनों को जोड़ दो। तो दोनों सप्ताह में कुल बिक्री को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जब भी हम कुल करते हैं, टोटल करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। इन दोनों को हमें क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ो 2,85,891 प्लस 4,768, इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल निकल आएगा। 1 और 8 9, ठीक है। 9 और 6 15 की 5 हासिलाई 1, 8 और 7 15 और 1 16 की 6 हासिलाई 1, 5 और 1 6, 8 की 8, 4 और 2 कितने हो गए? 6। तो 6,86,000, है ना, 6,86,669
59 पुस्तकें दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर बेची गई। ये तो हमें निकल आया, ठीक है। तो पहला ये निकल आया, वो पूछ रहा था कि दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई थी, तो कितने की हुई थी, 6,86,659 की बिक्री हुई। आई बात समझ, कहीं से कहीं तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब वो पूछ रहा है अगला, किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई। तो देखो हमें देखने से ही पता चल रहा है कि प्रथम सप्ताह में 2 लाख की बिकी, 2,85,891। दूसरे सप्ताह में 4,07,68 की। तो 2 लाख बढ़ा है या 4 लाख, 4 लाख बढ़ा है, मतलब कि दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई। तो हम लिख देंगे दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई, ठीक है। दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई, है ना, अधिक बिक्री हुई, ठीक है। अधिक बिक्री हुई, कितनी अधिक, मतलब कितनी हुई, 4,07,68 की बिक्री हुई, है ना, मतलब अधिक हुई। और मतलब कितनी अधिक हुई ये बताने के लिए हमें क्या करना है कि इस दूसरे सप्ताह में जितनी बिक्री हुई उतने में से हम पहले सप्ताह की बिक्री को घटा देंगे, तो हमें पता चल जाए कितनी अधिक बिक्री हुई। आई बात समझ। तो चलो घटाते, इसमें से क्या घटाना है, 2,85,891 घटाओ, ठीक है। 8 में से 1 गया तो 7, इधर 1 ले लिया, मतलब 6 में से 9 जाएंगे नहीं, तो 16 हो गए, 16 में से 9 गए तो कितने बचे, 7 बचे। अब इधर 1 दे दिया तो इधर 16, मतलब 6 बचे। इधर से 1 उधार ले लिया, कितने हो गए, 16, 16 में से 8 गए तो कितने बचे, 8 बचे। 0 मतलब यहाँ 10 हो गया था, इधर दे दिया, 9 में से 5 गए तो कितने बचे, 4 बचे। इधर भी 9, 9 में से 8 गए तो कितने बचे, 1 बचे। देखो 4 में से इधर दे दिया था क्योंकि इधर 0 था, तो 3 में से 2 गए तो कितने बचे, 1 बचा। तो 1,14,877 रुपये, सॉरी 1,14,877 रुपये की अधिक बिक्री हुई, ठीक है। कौन से सप्ताह में, दूसरे सप्ताह में। दोनों सप्ताह में कितनी बिक्री हुई, 6,86,659 की। और कौन से सप्ताह में अधिक हुई, दूसरे सप्ताह में। हमें देखने से ही लग रहा है कितनी अधिक हुई, 1,14,877 रुपये की अधिक बिक्री हुई। आई बात समझ। तो मुझे उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बच्चों अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्नावली 1.2 क्लास 6 मैथमेटिक्स। अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या दिया है, क्या दिया है कितने अंक दिए, 5 अंक दिए। कौन कौन से, एक है अपना 6, एक है अपना 2, एक है अपना 7, एक है अपना 4 और एक अपन को दिया है 3। ये 5 अंक दिए हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि प्रत्येक का एक ही बार प्रयोग करना है, ठीक है, और 5 अंकों की बनाई जाने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का हमें अंतर बताना है। तो सबसे पहले तो हम 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी, कैसे बनाएंगे। जब भी हम सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, इन सभी संख्याओं में से जो सबसे बड़ा अंक होगा उसको पहले लिखते हैं, फिर उससे छोटा लिखते हैं, फिर उससे छोटा लिखते हैं और फिर ऐसे ही ऐसे लिखते चले जाते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या हमें मिल जाती है, ठीक है। ये सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें मैंने परिचय वाला वीडियो, जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है उसमें बताया है। आप वो वाला वीडियो जरूर देखें, फिर इस प्रश्नावली को करें तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे बड़े अंक को पहले लिखेंगे। सबसे बड़ा कौन सा है, 7 है, फिर है कौन सा, 6, फिर कौन सा है, 4 है, ठीक है, फिर कौन सा है, 3 है, फिर कौन सा है, 2 है। देख लो गलत तो नहीं लिखा, सबसे पहले 7, फिर 6, फिर 4, फिर 3, फिर 2। तो ये हो गई 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इन अंकों का सिर्फ एक बार प्रयोग करके, ठीक है। अब लिखेंगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हमें क्या करना है, पहले सबसे छोटे अंक को लिखेंगे, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े। चलो तो सबसे छोटा कौन सा है, 2 है, ठीक है। उससे बड़ा कौन सा है, 3 है, फिर उससे बड़ा कौन सा है, 4 है, फिर उससे बड़ा कौन सा है, 6 और फिर उससे बड़ा कौन सा है, 7 है। तो इस तरीके से हमने 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकाल ली और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकाल ली। किसी को कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अब ये क्या पूछ रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर निकालना है। तो जब भी हम अंतर निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं। तो चलो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर है ना, अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, इनको आपस में घटा देंगे। तो चलो इन दोनों को क्या कर देते हैं, हम घटा देते हैं। घटाओ, माइनस करो। देखो यहाँ पर 2 में से 7 जाएगा नहीं, एक इधर से उधार ले लिया, 12 हुए, 12 में 7 गए तो कितने बचे, 5 बचे, ठीक है। एक इधर ले लिया तो इधर कितने बचे, 2 बचे। 2 में से 6 जाएगा नहीं, तो अब इसको में से भी एक उधार लेंगे तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 12, 12 में 6 गए तो 6,
आई बात समझ। अब इधर कितना बचा, 3 बचा, क्योंकि एक उधर दे दिया था। अब 3 में से 4 जाएगा नहीं, तो इधर से फिर एक उधार लेंगे तो कितना हो जाएगा, 13। 13 में से 4 गए तो कितने बचे अपने, 9 बचे, ठीक है। अब देखो इधर कितना बचेगा, 5, क्योंकि हमने एक इस 3 को उधार दे दिया था। 5 में से 3 गए तो कितने बचे, 2 बचे, है ना, ठीक है। 7 में से 2 गए तो कितने बचे, 5 बचे, तो 5 बचे। कितना आ गई है, 52,965, ठीक है। तो सबसे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है, 52,965, ठीक है। तो ये इसका राइट क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेज बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए। कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखो मशीन द्वारा एक दिन में बनाए गए पेज कितने हैं, लिख लेते हैं, ठीक है। मशीन द्वारा एक दिन में बनाए गए पेज, मशीन द्वारा एक दिन में बनाए गए पेज कितने हैं, 2825, ठीक है। तो मशीन एक दिन में औसतन 2825 पेज बनाती है। वो पूछ रहा है कि जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए। सबसे पहले ये समझो कि देखो एक दिन में 2825 बना रही है, तो हम 1 से इंटू करेंगे कितना आ जाएगा, 2825। अगर बात होती कि 2 दिन में कितना बनाती है तो हम क्या करते, 2 से इंटू कर देते। इसमें बात होती कि 3 दिन में कितने पेज बनाएगी तो हम क्या करते, 3 से इंटू कर देते। ऐसे ही 4 दिन की पूछते 4 से इंटू कर देते। ऐसे ही वो पूछ रहा है कि जनवरी 2006 में कितने पेज बनाएगी अगर एक दिन में इतने बनाती है तो सबसे पहले ये बताओ कि जनवरी 2006 मतलब कि जनवरी के महीने में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। जनवरी की कोई सी भी ईयर हो, महीना में जनवरी के में 31 दिन होते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि 2825 औसतन एक दिन में बना रही, तो 2 दिन में बनाएगी तो हम 2 से इंटू करेंगे, पता करना। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जनवरी के महीने में कितने बनाती है, जनवरी के महीने में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 31 से क्या करेंगे, इसमें इंटू कर देंगे। क्योंकि देखो 4 दिन में कितने बनाती है, अगर एक दिन में इतने बना रही है तो हम क्या करते, 4 से इंटू कर देते, मतलब 4 से गुणा कर देते, हमें पता चल जाता। लेकिन वो पूछ रहा है जनवरी के महीने का, 2006 सन कोई सी हो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जनवरी के महीने में 31 दिन होते हैं, वो तो बदलते हैं ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, 31 से गुणा कर देंगे। तो हम इधर लिख देंगे कि जनवरी के महीने में बनाए गए पेज, इन दोनों का गुणा कर दो, है ना। क्या लिखेंगे, जनवरी 2006 में बनाए गए पेज, ठीक है, बनाए गए पेज कितने, इन दोनों का गुणा कर दो। देखो पहले 1 से इन सब में गुणा करेंगे तो यही की यही आ जाएगी, 2025, है ना, सॉरी 2825, ठीक है। अब 3 का गुणा करो, 5 तिया 15, हासिल आई 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 8 तिया 24, है ना, 8 तिया 24, 24 की 4, हासिल आई कितनी 2, 3 दूनी 6 और 2 कितने हो गए, 8 हो गए। अब 5 के 5, ठीक है, ये हम यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक है ना। 5 के 5, 2 और 5 7, 8 7 15, 15 की 5, हासिल आई 1, 4 और 2 6 और 1 7 और 8, तो 87,575 पेज बनाएगी। तो ये मशीन अगर एक दिन में 2825 पेज औसत रूप से बनाती है, तो जनवरी 2006 में मतलब कि कितने 31 दिन में कितने पेज बनाएगी, 87,575 पेज बनाएगी। तो यहाँ पर लिख देना जनवरी 2006 में मशीन द्वारा बनाए गए पेज कितने हैं, 87,575। आई बात समझ। इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो आप कैसे करोगे, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे, ठीक है। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी, ठीक है। तो देखो उसके पास कितने रुपए थे, 78,592 रुपये थे, है ना। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया, ठीक है। प्रत्येक रेडियो का मूल्य कितना था, 1200 रुपये था। तो हम लिखेंगे कि प्रत्येक रेडियो का मूल्य, प्रत्येक रेडियो का मूल्य कितना है, 1200 रुपये, है ना। एक रेडियो का मूल्य कितना है, 1200 रुपये है। तो 2 का कितना होगा, हम 2 से इंटू कर देंगे, मतलब 2 से इंटू करेंगे कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। इसी प्रकार 3 रेडियो का मूल्य कितना होगा, 3 से इंटू कर देंगे तो 3600 हो जाएगा,
ठीक है, आ रही ना बात समझ, ऐसा हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया, तो जब एक रेडियो 1200 रुपये का है तो 40 रेडियो कितने के होंगे, 40 रेडियो कितने के होंगे अभी पता चल जाएगा। 40 रेडियो का मूल हम क्या करेंगे, 1200 में 40 का गुणा कर देंगे, करो 1 0 2 0 3 0 है ना, 12 चुक्को, तो 40 रेडियो का मूल कितना हो जाएगा, 48,000 हो जाएगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। अब देखो उसके पास कितने रुपए थे, उसके पास रुपए थे 78,592 रुपये थे, है ना, व्यापारी के पास, ठीक है। उसने भैया 40 रेडियो खरीद लिए 48,000 में, तो हमें ये बताना है कि भैया कितने रुपए उसके पास शेष बच गए, मतलब कितने रुपए उसके पास बच गए। 78,592 में से जितने का रेडियो खरीद लिया उसने हमको उतने हमको घटा देना है, ठीक है। तो घटाओ, 2 में 0 गए 2, 9 में 0 गया तो 9, 5 में 0 गए तो 5, 8 में 60 गए तो 0, और 7 में से 4 गए तो कितने बचे 3, मतलब कि 30,592 रुपये शेष बच जाएंगे किसके पास, उस व्यापारी के पास। देखो उसके पास कितनी धनराशि थी, 78,592 धनराशि थी, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहे हैं एक रेडियो 1200 रुपये का था, उसे कितने खरीदने हैं, 40 रेडियो खरीद लिए, तो कितने के आए 40 रेडियो, 48,000 के आए। अगर एक 1200 को आ रहा है तो आई बात समझ। अब उसके पास तो कितनी थी, 78,592 रुपये थे, 48,000 खर्च कर दिए रेडियो में, तो अब उसके पास कितनी धनराशि बचेगी, 30,592 रुपये की धनराशि बचेगी। अब वो चाहे तो इस धनराशि से और कुछ भी खरीद सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 प्रश्नावली 1.2। एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। उसे 56 से गुणा करना था लेकिन उसने 65 से गुणा कर दिया, ठीक है। उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था ये हमें बताना है। और ये बोल रहे हैं कि दोनों गुणा करना आवश्यक नहीं है, मतलब कि 56 का 7236 में और 65 का 7236 में दोनों का गुणा हमें नहीं करना है, हमें फिर भी निकालना है, ठीक है। तो देखो एक विद्यार्थी ने क्या किया, उसने 7236 में मतलब 7236 में कितने का 56 के स्थान पर 65 का गुणा कर दिया, ठीक है। किस काय का गुणा कर दिया, 65 का गुणा कर दिया, किसके स्थान पर कर दिया, 56 के स्थान पर, है ना, 56 के स्थान पर, ठीक है। 56 के स्थान पर काय का गुणा कर दिया, 65 का गुणा कर दिया। उसको भैया करना था 56 का लेकिन उसने 65 का कर दिया, तो हमें पता है कि 56 छोटा है और 65 बड़ा है, मतलब उसने बड़ी संख्या से गुणा करा है तो इसका उत्तर भी अधिक ही आया होगा, है ना। मतलब 56 से करता तो कुछ और उत्तर आया होगा, और 65 से करा है तो बड़ी संख्या से करा है तो उत्तर भी अधिक आया होगा। तो यही पूछ रहा है कि जब उसने 65 से गुणा कर दिया तो कितना अधिक आया, ठीक है। तो इस सवाल को हम ऐसे करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, 7236 × 65 करेंगे और माइनस कर देंगे जो छोटी वाली संख्या है, दोनों का गुणा करके। लेकिन वो ये पूछ रहा है कि देखो अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इन दोनों का गुणा करते, इन दोनों का गुणा करते, जो भी उत्तर आता उसमें से आपस में घटा देते। लेकिन ये बोल रहा है कि दोनों गुणा करना आवश्यक नहीं है, तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। इस सवाल को हम कैसे करेंगे, देखो इस दोनों में ये कॉमन है ना, 7236 7236 एक जैसी संख्या है तो हम कॉमन ले लेंगे। तो 7236 हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, ठीक है। जब भी हम कॉमन लेते हैं तो दोनों तरफ से वो कोष्टक के बाहर आ जाती है संख्या, ठीक है। अंदर क्या बचा, अपना अंदर बचा 65 - 56, ठीक है। अंदर क्या बचा, 65 - 56। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है ना। अब आगे क्या करेंगे, 7236 ऐसा कैसा, 65 में से 56 जाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है। अब 9 का इंटू कर दो इस संख्या में, तो 9 छिक्के 54, 54 की 4, हसलाई 5, 9 तिया 27, 27 और 5 कितने होगा, 32, 32 की 2 हसलाई 3, ठीक है। 9 दूनी 18, 18 और 3 कितने होगा, 21, 21 की 1 हसलाई 2, 9 7 63, 63 और 2 65। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 65,124, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा, मतलब कि उसने 56 की जगह 65 से गुणा करा तो कितना, 65,124 अधिक उत्तर आया, ठीक है। ये इसका राइट आंसर है। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होती है, ठीक है।
40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सी जा सकती हैं और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा। एक कपड़े को सीने में कितनी कमीज की आवश्यकता है, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। एक कमीज सीने में कितने कपड़े की आवश्यकता है, एक कमीज सीने में, देखो एक कमीज सीने में कपड़े की आवश्यकता कितनी है, 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने इंग्लिश में लिख दिया। तो अगर हम इसको सेंटीमीटर में बदलें, क्योंकि हमेशा याद रखना ये दोनों अलग अलग मात्रक हैं, ये सेंटीमीटर में और ये मीटर में, तो हमें एक किसी चीज़ में करना पड़ेगा। मीटर को या तो सेंटीमीटर में बदलो या सेंटीमीटर को मीटर में बदलो। तो हम क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में बदल रहे हैं। ठीक है, तो जब भी हम मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 मीटर में कितने होंगे, हम 2 से इंटू कर देंगे, है ना। 2 का इंटू किस में कर देंगे, 100 का कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। प्लस ये 15 सेंटीमीटर इधर हैं। ठीक है, 15 सेंटीमीटर इधर हैं, तो कितना हो जाएगा ये 200 प्लस 15, मतलब कि 215 सेंटीमीटर। ठीक है, 215 सेंटीमीटर, मतलब कि एक कमीज सीने में कपड़े की आवश्यकता है कितनी, 215 सेंटीमीटर की। अब ये पूछ रहा है कि 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सी जा सकती हैं। तो देखो 40 मीटर कपड़े में 40 मीटर कपड़े में मतलब कि 40 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, इसको अगर हम सेंटीमीटर में बदलें तो 40 इंटू 100 कितना हो जाएगा, ये 4000 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो अभी हमने बदल दिया दोनों को सेंटीमीटर में। एक कमीज को सीने में आवश्यकता पड़ रही 215 सेंटीमीटर की, तो 40 मीटर कपड़े मतलब कि 4000 सेंटीमीटर कपड़े को सिलने में या 4000 सेंटीमीटर कपड़े में से कितनी कमीजें हम बना सकते हैं। ठीक है, एक कमीज सीने में 215 सेंटीमीटर कपड़ा यूज हो रहा है, तो 4000 सेंटीमीटर कपड़े में या 40 मीटर कपड़े में कितनी कमीजें बनाई जा सकती हैं। तो एक को बनाने में 215 सेंटीमीटर खर्च हो रहा है, तो 4000 सेंटीमीटर में कितनी बनाई जा सकती है। तो हम क्या करेंगे, 215 से भाग लगाएंगे 4000 में, तो लगाओ 215 भाग लगाओ कितने में, 4000 में। ठीक है, सबसे पहले तो देखो एक बार जाएगा, है ना, इस 3 देखो 4 में जाएगा नहीं, 0 में जाएगा नहीं, 0 में जाएगा नहीं, तो कितने 400 में लगाएंगे एक बार, तो 215 एक बार कितना गया, 215 एकम 215। इधर 0 है, 0 में से 5 जाएगा नहीं, तो 10 में से 5 गए तो 5। इधर कितने बचे, 9 में से 1 गया तो 8। ठीक, इधर अब कितना बचा, 3, क्योंकि 1 इधर दे दिया था, 3 में से 2 गया तो 1, 185। आई बात समझ। अब इधर कुछ नहीं है, मतलब देखो 215 का इसमें भाग जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस 0 को नीचे उतारेंगे, तो ये 0 आ गया। ठीक है, अब 215 में भाग लगाओ कि 1850 से ज़्यादा ना हो, तो हम कितनी बार, 8 बार लगाएंगे, क्योंकि लगाओ इसमें तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 8 पंजे 40 की 0, आसलाई 4, 8 एक 8, 8 और 4 12 2, आसलाई 8 दूनी 16 और 1 कितना हो जाएगा 17। ये कितना हो गया 1720। 0 5 में से 2 गए तो 3, 8 में से 7 गए तो 1 और कुछ नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक कमीज सीने में कपड़े की आवश्यकता पड़ी भैया कितनी, 215 सेंटीमीटर की। 40 मीटर कपड़े में, या हम कह सकते हैं कि 4000 सेंटीमीटर कपड़े में कितनी कमीजें सी जा सकती हैं, तो 18 तो ये कमीजें सी जा सकती हैं। कितनी, 18 कमीजें। ठीक है, बात रही कितनी कमीजें सी जा सकती हैं, तो 18 सी जा सकती हैं। पहला ये उत्तर आ गया। ठीक है, और ये पूछ रहा है कि कपड़ा कितना शेष बच जाएगा, तो कपड़ा कितना शेष बचेगा, 130 सेंटीमीटर। ठीक है, 130 सेंटीमीटर बच जाएगा, 130 सेंटीमीटर कपड़ा क्या हो जाएगा, बच जाएगा। 130 सेंटीमीटर लिख दो, या इसको आप मीटर में बदल दो। तो सेंटीमीटर को जब हम मीटर में बदलते हैं तो 100 से भाग लगाते हैं। ठीक है, लगाओ 100 से भाग, कितना हो जाएगा, देखो 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 नीचे है, तो हम क्या करेंगे, इधर इसको हटाकर यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो कितना बचेगा कपड़ा शेष, 1.3, मतलब 1 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा शेष बच जाएगा। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा शेष बच जाएगा। अगर हम सेंटीमीटर की बात करें तो 130 सेंटीमीटर कपड़ा शेष बच जाएगा। और कमीजें कितनी बनेंगी, 18 कमीजें बनेंगी। ठीक है, कितने में, 40 मीटर कपड़े में। आई बात समझ। तो
ये क्वेश्चन लगभग आपको समझ आ गया होगा। देखो अगर आपको सेंटीमीटर से मीटर, मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मीटर ये सब चेंज करने में दिक्कत हो रही है तो आप परिचय वाला वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें उसमें बहुत अच्छे से समझाई हैं। आपको यहाँ पर फिर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप वो वाला वीडियो बहुत अच्छे से देख लें, आई बटन पर देख लीजिए, उस पर मैंने दे दिया, वहाँ पर क्लिक करके आप चले जाओ, फिर ये वीडियो देखना, क्योंकि अगर आप वो वीडियो नहीं देखोगे तो ये वाला वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा नहीं, ठीक है। तो जितने भी चैप्टर मैं आपको करवा रहा हूँ तो आप उसका पहले इंट्रोडक्शन और परिचय वाला वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखें। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। दवाइयों को बक्सों में भरा गया है और ऐसे प्रत्येक बक्से का भार 4 किलो 500 ग्राम है। एक बेन में जो 800 किलोग्राम से अधिक भार नहीं ले जा सकती, तो ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं। देखो प्रत्येक बक्से का भार कितना है, पहले हम लिखेंगे प्रत्येक बक्से का भार। प्रत्येक बक्से का भार कितना है, प्रत्येक बक्से का भार 4 किलो और 500 ग्राम, 4 किलो 500 ग्राम, ठीक है। इतना ये प्रत्येक बक्से का भार है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस किलोग्राम को हम टोटल ग्राम में बदल लेते हैं। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 4 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, 4 का इंटू हम कर देंगे 1000 में, ठीक है। प्लस ये 500 ग्राम साथ में चलेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया 4000 ग्राम प्लस 500 ग्राम, तो ये कितना होगा 4500 ग्राम, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक बक्से का भार है 4500 ग्राम, ठीक है। किसी को कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत। अब एक बेन जो सिर्फ 800 किलोग्राम से अधिक भार नहीं ले जा सकती, ठीक है। तो बेन में भार रखने की क्षमता कितनी है, भार रखने की क्षमता कितनी है, कि क्षमता मतलब कि कितना भार ये ले जा सकती है, क्षमता कितनी है, कि अधिकतम क्षमता, ठीक है। क्या लिख देंगे यहाँ पर, अधिकतम क्षमता कितनी है, मतलब कि देखो एक बक्से का भार है 4500 ग्राम और बेन द्वारा जो कि अधिकतम से अधिक भार एक बार में ले जा सकती है कितने, 800 किलोग्राम, 800 किलोग्राम, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने ग्राम में बदला था तो हम 800 किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे, तो 800 का इंटू हम करेंगे काय से, 1000 से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 1800,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 8 लाख, मतलब कि बेन में एक टाइम पर एक समय पर भार ले जाने की क्षमता है कितनी, 8 लाख ग्राम, ठीक है। कितनी है, 8 लाख ग्राम। और एक बक्से का भार कितना है, 4500 ग्राम भार है। तो हमें पता करना है कि ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं, मतलब कि 4500 ग्राम के इस बेन में कितने बक्से लादे जा सकते हैं। अगर इसका अधिकतम भार लादने की क्षमता है कितनी, 8 लाख, तो हम क्या करेंगे 4500 का 8 लाख में भाग लगा देंगे, तो हमें पता पड़ जाएगा कि 4500 ग्राम के, या हम कह सकते हैं कि 4 किलो 500 ग्राम के इस बेन में कितने बक्से लादे जा सकते हैं, ठीक है। तो भाग लगाओ, देखो एक बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब कितना बचा, 0 की 0, 0 की 0, एक 0 में से 5 जाएगा नहीं, तो 10 में से 5 गए तो 5, और इधर बचा 7, 7 में 4 गए तो 3, ठीक है। अब 4500 में से हम भाग लगाएंगे 3500 में, जाएगा नहीं क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है, तो हम क्या करेंगे ये वाली 0 नीचे ले आएंगे। अब कितनी बार जाएगा, 4500 का भाग इतनी बार लगाओ कि 3500 से ज़्यादा ना हो, तो हम लगाते हैं कितनी बार, 7 बार। 7 बार जब हम भाग लगाएंगे तो 7 पन्ने 35, 8 लाई 3, 7 चुको 28 और 3 31, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये घटाओ 0 0, 10 में से 5 गए तो 5, और इधर क्या बचा 4 में से 3 गए, तो ये फिर आ गया कितना 3500 आ गया। फिर ये 0 इधर उतारेंगे, ठीक है, क्योंकि 3500 छोटा है 4500 से। अब फिर से 7 बार जाएगा क्योंकि अभी हमने लगाया था, तो क्या जाएगा 31500, ठीक है, 31500। तो कितना बचेगा, फिर से यहाँ पर बचेगा 5, और कितना बचेगा यहाँ पर बचेगा फिर से 3, ठीक है। फिर से बचेगा कितना 3500। आई बात समझ। तो हम कह सकते हैं कि 4500 ग्राम के इस बेन में 177 बक्से लादे जा सकते हैं। ये और आगे हो जाता तो ये पॉइंट में चला जाता, लेकिन हमें एक क्लियर नंबर देना है बक्सों का कि कितने लादे जा सकते हैं। तो हम नीचे लिख देंगे कि इस बेन में कितने 4500 ग्राम की, या 4 किलो 500 ग्राम के, 4 किलो 500 ग्राम के 177 बक्से लादे जा सकते हैं। ये हो गया इसका
आंसर। आई बात समझ? मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आपको दिक्कत सिर्फ किलो से किलोग्राम में, सॉरी किलोग्राम से ग्राम में बदलने में होगी, मीटर से सेंटीमीटर में बदलने में होगी, मिलीमीटर से लीटर में बदलने में होगी। तो ये सब वीडियो परिचय वाले में मैंने बहुत अच्छे से समझाया, आपको वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। ठीक है, मान लो कोई स्कूल है, ये है ना, स्कूल है और मान लो यहाँ पर विद्यार्थी का घर है, किसी भी विद्यार्थी का घर है। इसके बीच की दूरी है 1 किलोमीटर 875 मीटर। ठीक है, 875 मीटर, या हम किलोमीटर कह दो, बात एक ही है। ठीक है, मतलब 1.875 किलोमीटर हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि प्रत्येक दिन ये दूरी 2 बार तय की जाती है। तो 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी बताओ। 2 बार कैसे तय की जाती है कि विद्यार्थी घर से स्कूल जाएगा, है ना, घर से स्कूल जाएगा तो 1 बार हो गई, और घर से स्कूल से वापस घर आएगा तो 2 बार हो गई। ऐसे ही वो 6 बार जाता है, मतलब 6 दिन का हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया है, स्कूल और घर के बीच की दूरी, स्कूल और घर के बीच की दूरी, घर के बीच की दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर और 875 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 किलोमीटर को 875 मीटर में, मतलब 1 किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 किलोमीटर में कितने, 1000 मीटर होते हैं। तो कितने हो जाएंगे, हम 1000 से इधर इंटू कर देंगे, प्लस ये 875 मीटर साथ में है ये। ठीक है, आई बात समझ? कितना हो जाएगा ये, 1000 प्लस 875 मीटर। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1875 मीटर। ठीक है, मतलब कि स्कूल और घर के बीच की दूरी, मतलब विद्यार्थी के घर की और स्कूल के बीच की दूरी कितनी है, 1875 मीटर है। ठीक है, हमने मीटर में अभी कन्वर्ट कर दिया। प्रत्येक दिन ये 2 बार तय की जाती है। तो हम क्या करेंगे, देखो 875 मीटर है, हर दिन 2 बार तय की जाती है। तो ठीक है, 2 बार हमने तय कर दी, मतलब 1 बार जाने की और 1 बार आने की, तो हमने 2 से इंटू कर दिया। ठीक है, और कितने दिन ये दूरी तय करी विद्यार्थी ने, 6 दिन करी, तो हमने क्या कर दिया, 6 से इंटू कर दिया। देखो अब करो इंटू, पहले 1875 है ना, इन दोनों का इंटू करा, कितने हो गए, 12 हो गए। ठीक है, तो अब इसका इंटू करो, गुणा करो, 5 दूनी 10 की 0 हासिलाई 1, 7 दूनी 14 और 1, 15 की 5 हासिलाई 1, 8 दूनी 16 और 1, 17 की 7 हासिलाई 1, 2 एकम 2 और 1 3 इंटू, अब 1 का इन सब में हो जाएगा तो यही की यही संख्या आ जाएगी। ठीक है, 1 का इन सब में हो गया तो क्या आ गई, यही की यही संख्या आ गई। तो क्या आएगा, 0 5 और 5 0 10 10 है ना, 7 और 7 14 और 1 15 की 5 हासिलाई 1, 8 3 11 और 1 12 की 2 हासिलाई 1 और 2, तो कितना आ गया, 2250। तो 22,500 मीटर है ना। अगर विद्यार्थी की घर की और बीच की दूरी 1875 मीटर है ना, और 2 चक्कर लगाता है, तो हमने 2 से इंटू कर दिया। और कितने दिन तक ये बताना है हमें, है ना, कितने दिन, 6 दिन, मतलब कि 6 दिन में विद्यार्थी द्वारा तय की गई दूरी बताना, 1 बार जाने का 1 बार आने का, कितने दिन तक, 6 दिन तक। तो हमने 6 से इंटू कर दिया। जब इंटू करा तो कितनी निकल आई, 22,500 मीटर निकल आई। लेकिन हमें काय में बताना है, हमें किलोमीटर में बताना है, क्योंकि यहाँ पर कितने में दिए, किलोमीटर में दिए। तो जब भी हम मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम 1000 से भाग लगा देते हैं। ठीक है, और मीटर को और किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम 1000 से गुणा करते हैं, और मीटर से हम जब किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम भाग लगाते हैं। मतलब छोटी इकाई से बड़ी इकाई में कन्वर्ट करते हैं तो हम भाग लगाते हैं, और बड़ी इकाई से छोटी में जाते हैं तो हम गुणा करते हैं। ठीक है, तो गुणा करो, 1 0 से 1 0, सॉरी भाग लगाओ, कट गई, ज0 कट गई। अब 1 0 बची तो हम क्या करेंगे, 1 अंक से पहले दशमलव लगा देंगे। तो अब हम कह सकते हैं ये काय में कन्वर्ट हो गई, किलोमीटर में, किलोमीटर में। तो अब हम बोल सकते हैं कि विद्यार्थी के घर से स्कूल की दूरी जब एक दिन में 2 बार जाता है वो, है ना, तो कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा, 6 दिन में 22 किलोमीटर, मतलब 22.5, मतलब 22.5 किलोमीटर की दूरी वो 6 दिन में कवर करेगा। ठीक है, अगर वह एक दिन में 1875 मीटर जाता है
और 2 बार दूरी तय करता है, एक बार जाने की एक बार आने की, तो इसकी दुगनी हो जाएगी, हमने दुगनी कर दी। ठीक है, आई बात समझ। और कितने दिन तक ये करता है, 6 दिन तक करता है, तो 6 का गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद हम ये मीटर में आ गया, हमने मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो कितना आ गया 22.5 मतलब 22.5 किलोमीटर की दूरी 6 दिन में इस विद्यार्थी द्वारा तय की गई। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों, हमारा इस वीडियो का और इस प्रश्नावली का अगला क्वेश्चन और इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन, इस चैप्टर का भी आखिरी क्वेश्चन क्या है? एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है, 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है? ठीक है, तो एक क्या है, एक बर्तन में कितना है, एक बर्तन में कितना है ये लिख लो पहले। तो कितना है 4 लीटर 500 मिलीलीटर, 4 लीटर प्लस 500 मिलीलीटर है ना। तो और कितनी 25 मिलीलीटर वाली धारिता में हमें इसे भरना है। तो हमें ये पता करना है कि कितने गिलास 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में से भरा जा सकता है। मान लो ये कोई से आपके गिलास है ना, इसकी धारिता कितनी है 25 मिलीलीटर, मतलब कि एक गिलास में 25 मिलीलीटर ही हम भर सकते हैं। तो देखो ये पूछ रहा है कि 25 मिलीलीटर, यहाँ पर लीटर में दिया था, हम इससे पहले मिलीलीटर में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे, 4 लीटर में हम 1000 से गुणा करो और 500 इधर मिलीलीटर पहले से ही है। तो कितना होगा ये 4000 मिलीलीटर प्लस 500 मिलीलीटर, तो ये हम 4500 मिलीलीटर हो गया। ठीक है, जब हमने इसे मिलीलीटर में बदला तो कितना होगा 4500 मिलीलीटर। अब 4500 मिलीलीटर टोटल एक बर्तन में दही है, तो हमें इसको कितने बर्तनों, कितनी 25 मिलीलीटर धारिता वाले बर्तनों में भरना है, मतलब गिलास में भरना है। तो हमें बताना है कितने गिलासों में भरा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे 4500 में 25 का क्या लगाएंगे, भाग लगा देंगे। तो जितना भी उत्तर आएगा, मतलब कि इस पूरे दही को 4500 मिलीलीटर दही को हम पता चल जाएगा कितने गिलासों में भर सकते हैं। तो भाग लगाओ, देखो पहले एक बार जाएगा 25 एकम 25, ठीक है, 5 में 5 गए तो 0, 4 में से 2 गए तो 2, इधर 1 0। अब 25 का भाग 20 में नहीं जाएगा तो 1 0 नीचे उतारेंगे। तो 25 का भाग लगाओ किस में 200 में, कितनी बार जाएगा 8 बार। ठीक है, कितने आ जाएगा 8 पंजे 40 की 0, असलाई 4, 8 दूनी 16 और 4 20, ये आ गया अपना 200। ठीक है, 0 0 यहाँ पर भी 0। ठीक है, तो 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो हम इसे कट से निशान लगा देते हैं। अब एक ये 0 बची तो इसे नीचे उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे ये वाली 0 यहाँ पर भी रख देते हैं। तो अब हम बोलेंगे, ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही के एक बर्तन में से अगर हम 25 मिलीलीटर धारिता वाले गिलासों में भरें, इतने दही को 4500 मिलीलीटर दही को हम 25 मिलीलीटर वाले गिलासों में भरें, तो हम कितने 180 गिलासों में ये दही भराएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसे कितने गिलासों में भरा जा सकता है, इसे 180 गिलासों में भरा जा सकता है। ठीक है, गिलासों में भरा जा सकता है। ठीक है, गिलासों में भरा जा सकता है। अगर प्रत्येक गिलास में सिर्फ 25 मिलीलीटर दही भरेंगे तब 180 गिलासों में 4 लीटर 500 मिलीलीटर या 4500 मिलीलीटर दही को हम भर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है बच्चों ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। देखो थोड़ी सी कमियां हैं, जैसे कि बोर्ड वगैरह आप समझ लो, क्वेश्चंस यहाँ पर बोर्ड पर नहीं आ पाते हैं, मतलब यहाँ पर हैं तो वहाँ पर उतारने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो सकता थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको समझने में हो रही है, क्योंकि लेकिन ये है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और मैं कोशिश करूँगा कि आपको ऐसा ही बहुत अच्छे से समझाने की वीडियो, अगर आपको सच में हेल्पफुल लग रही है, आपको समझ आ रही हैं चीज़ें, तो अपने भाई बहनों, दोस्तों, क्लासमेट्स सभी को ये वीडियो शेयर कर दें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, अब ये चैप्टर ख़त्म हो गया, चैप्टर नंबर 1। इस चैप्टर की सारी वीडियो आपकी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अब हम मिलते हैं आपको अगले चैप्टर में, अगले पार्ट में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।